हेलो हेलो। प्यारे साथी नमस्कार। मैं केशपाल कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम शानदार एवं जानदार होंगे। अभिषेक जी, प्यारे गुरु जी को नमस्कार। तो नमस्कार आपकी स्वीकार। सरोज यादव जी और अमन जी, देखूं तो अतुल, आंचल, सुषमा, चांदनी, काजल सभी आ गई भैया। खुशबू भी ठीक है सर जी, आप कैसे हैं? तो मैं एकदम अच्छा हूं। जय भवानी, जय भवानी, आप सभी की स्वीकार। राम राम जी। तो एक बार है सभी के सभी मेरे साथी जोरदार तरीके से मेरे साथ इस सेशन में जुड़ेंगे और जोरदार तरीके से इस सेशन को स्टार्ट भी करेंगे। उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था हमारी चली हुई थी, जिसमें हमने कल रेंज, जोन, डिस्ट्रिक्ट और सारी चीजों को कराया था। और आज मेरे साथी वहीं से फिर मैं अपने इस पॉइंट को स्टार्ट करूंगा। ठीक है। भाई, तो हेडिंग डालेंगे उत्तर प्रदेश में पुलिस कमिश्नर प्रणाली। आप एक हेडिंग डाल पा रहे होंगे उत्तर प्रदेश में पुलिस कमिश्नर कमिश्नर प्रणाली। उत्तर प्रदेश में पुलिस कमिश्नर प्रणाली, ये आप सभी को एक हेडिंग डाल देनी है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में पुलिस कमिश्नर प्रणाली, ये एक हेडिंग होगी। चलो भैया जी, बढ़ते हुए अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने प्रदेश के कुछ ऐसे यदि हम देखें, प्रदेश के कुछ ऐसे मतलब कि जनपद जहां पर अपराध डे बाई डेज बढ़ रहे थे, तो वहीं पर मेरे साथी आज तो वर्तमान में 7 डिस्ट्रिक्ट होंगे। इस प्रणाली के तहत वर्तमान में कितने? 7 डिस्ट्रिक्ट। सबसे पहले कौन से जनपद में, ये सारी चीजें हम करते चलेंगे। ठीक है। चलो, तो आप लिखेंगे राज्य में पहली बार या पे एक सेकंड रुकेंगे भाई, शांति का दान देंगे। चलो भाई, ठीक है। अब वो कब की बात है? तो भैया जी, राज्य में पहली बार 13 जनवरी 2020 को, राज्य में पहली बार 13 जनवरी 2020 को, 13 जनवरी 2020 को लखनऊ व गौतम बुद्ध नगर में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू की गई। सबसे पहले कौन से जनपदों में? 2 जनपद, लखनऊ और आपका हो गया गौतम बुद्ध नगर। और यहां की जो पुलिस कानून व्यवस्था इतनी सशक्त हो जाती है कि अपराध कमिश्नर की निगरानी में, ठीक है, अब देखेंगे। तो सर, राज्य में पहली बार, ये पॉइंट लिखना है, राज्य में, हाँ जी, राज्य में पहली पहली बार 13 जनवरी 2020 को, 13 जनवरी 2020 को, तो भैया राज्य में पहली बार 13 जनवरी 2020 को गौतम बुद्ध, पहले लखनऊ व गौतम बुद्ध नगर, ठीक है, सबसे ज्यादा रंगदारी ये सारी चीजें होती थी। ठीक है।
गौतम बुद्ध नगर में ठीक है, ये प्रणाली कौन सी पुलिस कमिश्नर बोले तो पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू की गई। कौन सी तो सर जी पुलिस आयुक्त प्रणाली, पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू की गई। अब एक क्वेश्चन ये बना हमारा कि उत्तर प्रदेश में लागू की गई, एकदम राइट क्वेश्चन है भैया जी कि उत्तर प्रदेश राज्य के किन जनपदों में पहली बार मतलब कि पुलिस आयुक्त प्रणाली, पुलिस कमिश्नर, कमिश्नर को आयुक्त हिंदी में, तो 13 जनवरी 2020 लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, तो भैया ये एकदम राइट होगा। अब जैसे कि प्रदेश में इन जनपदों में पुलिस प्रणाली लागू ही, तो जिला अधिकारी जो डीएम है और कार्यपालक मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के अधिकार पुलिस आयुक्त को प्रदान कर दिए जाते हैं। कहने का मतलब है जैसे कि गौतम बुद्ध नगर में जैसी पुलिस प्रणाली लागू हुई, तो या जिस भी जनपद में, उस जनपद के डीएम के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है और कार्यपालक मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो होगा ईएम के जो कार्य हैं जो वो पुलिस के प्रति करते थे पहले, वो सभी के सभी अधिकार आयुक्त को प्रदान कर दिए जाते हैं। वहां से डीएम फ्री हो जाता है। ठीक है, चलो सर जी कुछ गिफ्ट कर दीजिए, अभी लेकर आ रहा हूं, ठीक है ना, ट्रक में लेकर आऊंगा, गिफ्ट है भी, संभाल ना पाओगे, इतना बड़ा गिफ्ट लाऊंगा। पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू होने पर एक पॉइंट और लिख देना भैया जी, पुलिस आयुक्त ये जो कमिश्नर है, पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू होने पर अब उस जिले के लागू होने पर जिलाधिकारी एक तो, और जिलाधिकारी बोलेंगे डीएम, मतलब कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है ना, क्या हो गया भैया जी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। पुलिस आयुक्त प्रणाली बोले पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने पर जिलाधिकारी मींस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एवं कार्यपालक जो मजिस्ट्रेट एवं क्या होगा तो सर आप करेंगे कार्यपालक मजिस्ट्रेट। ठीक है, और ये मजिस्ट्रेट आपका हो गया, मजिस्ट्रेट मींस हो गया ईएम। ठीक है, एग्जीक्यूटिव जो मजिस्ट्रेट हैं के अधिकार के जो राइट हैं कि राइट ये आप करेंगे अधिकार। ठीक है, किसको, जो पुलिस कमिश्नर है आयुक्त को प्रदान कर दिए जाते हैं। पुलिस आयुक्त को मतलब पुलिस कमिश्नर पुलिस आयुक्त को प्रदान कर दिए जाते हैं, प्रदान कर दिए जाते हैं। ये पॉइंट होगा सर जी, आ रही है बात समझ में। पुलिस आयुक्त प्रणाली जब लागू हुई, पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू होने पर जिला अधिकारी जैसे जिले का अधिकारी है डीएम और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट मींस बोलेंगे ईएम जो कार्यपालक अधिकारी है मजिस्ट्रेट है, इन दोनों के, ठीक है, इन दोनों के जो कार्य हैं जो ये पुलिस के प्रति करते थे वो पुलिस आयुक्त मींस पुलिस कमिश्नर को प्रदान कर दिए जाते हैं। और एडीजी स्तर के एडिशनल डायरेक्टर जनरल है ना, वरिष्ठ आईपीएस को पुलिस आयुक्त के पद पर तैनात किया जाता है। अब ये पुलिस कमिश्नर होगा कौन, तो सर जी पुलिस कमिश्नर होगा एडीजी रैंक का आईपीएस अधिकारी। ठीक है, ये भी पॉइंट आप सभी को लिखना है, ये जो होगा, ठीक है, मतलब एडीजी मतलब
एडीजी स्तर का एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी होगा जिसे पुलिस आयुक्त के पद पर तैनात किया जाता है। तो ये पॉइंट आप सभी को लिखना है। एडीजी एडीजी स्तर के एडीजी स्तर के वरिष्ठ, बहुत शानदार क्वेश्चन है, ठीक है ना। एडीजी एडीजी स्तर की वरिष्ठ आईपीएस जो अधिकारी होगा, आईपीएस को पुलिस आयुक्त मीन्स पुलिस कमिश्नर, पुलिस आयुक्त, ये बता देना सर जी कौन सा, पुलिस आयुक्त के पद पर, आयुक्त के पद पर तैनात किया जाता है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? जी सर, हमारे तो आगे बात सुन। एडीजी स्तर का जो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी होगा, वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी को पुलिस आयुक्त, एडिशनल डायरेक्टर जनरल, मैंने कल बताए थे एडीजी, वो ही पुलिस आयुक्त मीन्स कमिश्नर बनेंगे। अब एक बात बताओ मुझे, एक बात ये बताओ कि भैया प्रदेश के किन जनपदों में पहली बार पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की गई? आप बताएंगे सर जी लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में। ये कब? 13 जनवरी 2020। इसके बाद मेरे भैया एक अब 2 जनपद और होंगे, कानपुर और वाराणसी। 2 जनपद और आए, कानपुर व वाराणसी। कानपुर व क्या होगा? वाराणसी। एक ये और कर देना, कानपुर व वाराणसी, ये 26 मार्च 2021 को। ये कब की बात होगी? तो सर जी इन 2 जनपदों में 26 मार्च 2021 को लागू कर दी जाती है। 26 मार्च 2021 को पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की गई। एक बात ये। दूसरी मेरे साथी आगरा, एक आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज। एक और आपका हो गया, एक आगरा, एक आपका गाजियाबाद, गाजियाबाद और एक होगा आपका प्रयागराज। इन 3 जनपदों में 25 नवंबर 2022 को, 25 नवंबर 2022 को। अब देखो 13 जनवरी 2020 को 2 लखनऊ गौतम बुद्ध नगर, उसके बाद कानपुर वाराणसी 2 और 2 4, और 4 और 3 कितने हो गए? आप बताएंगे सर जी 7। 4 और 3 आपकी बनी 7। तो अब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश के, ठीक है, उत्तर प्रदेश के कितने जनपदों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली वर्तमान में लागू है? 7 जनपद। कितने जनपद? 7 जनपद। और 7 जनपद कौन कौन से? लखनऊ गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, हाँ सर जी, वाराणसी, आगरा, प्रयागराज और गाजियाबाद। ये 7 जनपद हैं। ये कितने? 7 जनपद। चलो जी, ये एकदम राइट। अब एक क्वेश्चन पूछा, उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन है? ये और बता दो मुझे, यदि क्वेश्चन बने गए कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर, पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन पहले बताएगा? उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर, जिनका नाम होगा लक्ष्मी सिंह, जिनका नाम आप लिख देना लक्ष्मी सिंह। और सर ये गौतम बुद्ध नगर की बनी है। ये कहां? तो आप बताएंगे ये जो पुलिस कमिश्नर भी बनी, तो सबसे पहले ये गौतम बुद्ध नगर की बनी है। आगे बात समझ में? तो आपने बताया सर जी, ठीक है, ये लक्ष्मी सिंह, तो उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला
पुलिस कमिश्नर जिनका नाम होगा लक्ष्मी सिंह, और ये बनी भी कहां की, तो आप बताएंगे गौतम बुद्ध नगर की। कौन सी नगर की बात होगी, तो मेरे साथी आप राइट कर देना गौतम बुद्ध नगर, एकदम करेक्ट है। अब मैं कुछ पॉइंट आपसे पूछता चलूं, मुझे ये बताओ कि उत्तर प्रदेश का प्रथम पुलिस संग्रहालय कहां स्थापित किया गया। उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश का प्रथम उत्तर प्रदेश का प्रथम पुलिस संग्रहालय, जल्दी बताओ सर जी, स्पीड के साथ आप सभी को बताना है कि उत्तर प्रदेश का पहला पुलिस संग्रहालय ये कहां पर बन गया। पुलिस संग्रहालय की बात आई तो सर आप गाजियाबाद जाएंगे। आप कहां पर, गाजियाबाद, एकदम करेक्ट कर दो जी, कर दो। उत्तर प्रदेश का पहला पुलिस संग्रहालय आप बताओ गाजियाबाद में। एक क्वेश्चन और पूछा गया हमसे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी, इसे तो सब बता देंगे क्योंकि कराई इतनी बार है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी कहां स्थित है, इसे और जल्दी बताओ। इस अकादमी को और स्पीड के साथ बताएंगे। अब मैं आप ही की तरफ निहारूं तो यहां पर बता दिया सर जी अर्पित कश्यप का सबसे पहले जवाब मेरा, तो सर जी आप मुरादाबाद कर देना। वंदना लोधी कह रही है प्रयागराज, तो बहन जी गलत। बहुत अच्छे पढ़ते हैं सर, मुझे यूपी जीके से मोहब्बत हो गया। ऐसी करो, यूपी जीके से ही करियो, ठीक है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी ये आपकी बनी सर जी मुरादाबाद, एकदम करेक्ट है। अब एक और मैं आपको बताऊं, इसकी जो स्थापना, ये पुलिस अकादमी की जो इस्टेब्लिशमेंट थी भैया जी, जो स्थापना, ये एकदम राइट करेंगे 1901 में, ठीक है ना, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के रूप में हुई थी। 1901 में पुलिस 1901 में पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के रूप में हुई थी। पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के रूप में, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के रूप में हुई थी। बहुत बढ़िया सर जी। तो इसकी जो स्थापना है 1901 में पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के रूप में, और सर 1997 में, हाँ सर, नाम बदला, पहले पुलिस ट्रेनिंग स्कूल है, ठीक है, 1997 में नाम बदल कर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी कर दिया। नाम बदलकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी कर दिया। चलो जी, ये पॉइंट भी आप सभी को लिख देना है, अकादमी कर दिया। आ रही है बात समझ में, अकादमी कर दिया, ठीक है। तो भैया जी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी की स्थापना 1901 में पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के रूप में हुई थी, और सर 1997 में इसका नाम बदलकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। चलो जी, ये पॉइंट एकदम राइट होगा। अब इसी के साथ हम चलेंगे, देश की पहली सेंट्रल पुलिस यूनिवर्सिटी कहां बनाई जा रही है। एक और क्वेश्चन आपका होगा, देश की पहली पुलिस, हाँ जी, मतलब देश की पहली सेंट्रल पुलिस यूनिवर्सिटी, देश की पहली सेंट्रल पुलिस यूनिवर्सिटी, ये आप सभी को कर देना है। क्वेश्चन बहुत शानदार होगा, ठीक है। ये यूनिवर्सिटी, देश की पहली सेंट्रल पुलिस यूनिवर्सिटी, ये आपकी ग्रेटर नोएडा, कहां पर, तो भैया आप बता देना ग्रेटर नोएडा, एकदम राइट क्वेश्चन। तो सर देश की पहली सेंट्रल पुलिस यूनिवर्सिटी ये कहां पर, तो आप राइट करेंगे ग्रेटर नोएडा। आ रही है बात समझ में, हाँ सर,
एक और कर देना बस सागर कुमार जी, क्या कर देना, उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना। चलो ये बता दो मुझे, उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना, कल मेरे भैया ये तो पूछ रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना कब हुई। उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना सर मैं बताऊं, बताओ, 1863 ईस्वी को हुई थी। यही तो था, 1863 को भारतीय पुलिस अधिनियम 1861 के तहत पुलिस अधिनियम भारतीय पुलिस अधिनियम 1800 भारतीय पुलिस अधिनियम 1861 के तहत। बहुत बढ़िया सर जी, ऐसे भी हाँ। तो उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना 1863 में भारतीय पुलिस अधिनियम 1861 के तहत। किसी मेरे साथी को कोई डाउट है? नहीं जी। एक और पॉइंट देखो, एक और पॉइंट क्या होगा, उत्तर प्रदेश या यूपी पुलिस का सोशल मीडिया कमांड एवं अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है। आज कौन सी पुलिस की बात, तो यूपी पुलिस का सोशल मीडिया। आ रही है बात समझ में? यूपी पुलिस का सोशल मीडिया कमांड, सोशल मीडिया कमांड। आ रही है बात समझ में? उत्तर प्रदेश पुलिस का सोशल मीडिया कमांड एवं अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है। एवं मेरे साथी कौन से केंद्र की बात, तो आप राइट कर देना अनुसंधान केंद्र। तो आप बता दो मेरठ में। सर जी मेरठ वो ताला नगरी नहीं जी। अलीगढ़ पहुंच गए तो कैची नगरी, कैचियों का नगर आप करेंगे मेरठ। लखनऊ किसने करा, गलत बात है। ठीक है चलो, तो उत्तर प्रदेश पुलिस का सोशल मीडिया कमांड एवं अनुसंधान केंद्र राइट कर देना मेरठ करेंगे। कौन सा, मेरठ। राइट क्वेश्चन एकदम जी। अब दूसरी बात एक और ये मुझे बता दो, क्षेत्रफल के आधार पर प्रदेश का सबसे बड़ा पुलिस स्टेशन कौन सा है। मैं आपसे ही पूछूंगा और आप सभी को बताना है। क्षेत्रफल के आधार पर ठीक है, प्रदेश का सबसे बड़ा पुलिस स्टेशन है, पुलिस थाना, पुलिस स्टेशन। मान जाऊं यदि आप इस क्वेश्चन को जवाब दे दो। क्षेत्रफल की बात है और सबसे बड़ा ये पुलिस स्टेशन तो कौन सा होगा, नारखी पुलिस स्टेशन कर देना सर जी। नारखी पुलिस थाना या पुलिस स्टेशन, नारखी पुलिस थाना बोल दो, जो कि उत्तर प्रदेश की वो सुहाग नगरी जिसका नाम होगा फिरोजाबाद, क्षेत्रफल के आधार पर। हाँ सर जी, क्षेत्रफल के आधार पर प्रदेश का सबसे बड़ा पुलिस स्टेशन नारखी पुलिस थाना, जो कि आप पहुंचेंगे फिरोजाबाद पर। सर आ रही है बात समझ में? यदि ये पॉइंट आप सभी की समझ में आए तो एक बार जल्दी से वो प्यारा सा थंब का निशान और फिर बढ़ेंगे मेरे साथी हम आगे की तरफ। ये आप बताओ कि पॉइंट आप सभी की समझ में आए। ठीक है चलो जी, ये तो सर मेरा गांव है, बहुत बढ़िया, मैंने भी देखा। चलो तो ये एकदम करेक्ट। अब चलते हैं आगे। भैया जी कुछ देखी होगी आपने भैया, ATS, UPSSF, ठीक है ना, मतलब कि पुलिस विभाग में भी कई सारे STF आ गई भाई। STF जो कि हाँ सर, इनके जो है स्थापना, इनकी फुल फॉर्म अभी क्वेश्चन आया था ना यूपी पुलिस में। UPSSF की फुल फॉर्म क्या है, UPSSF की स्थापना किस वर्ष हुई, ATS की स्थापना, STF की स्थापना, तो ये पॉइंट आप जल्दी बताएंगे। पहले आप करेंगे ATS। भैया जी
कौन सा होगा? ATS। ये पुलिस विभाग में ही है। एंटी टेररिज्म स्क्वाड मतलब आतंकवाद निरोधक दस्ता। इनका जो कार्य होगा, ATS का जो कार्य है, जैसे आपने रेलवे स्टेशन देखे, ठीक है, और मतलब कि कहीं भी कोई धार्मिक स्थल हो, पता बड़ी सूचना मिली कि भैया जी वहां जी बम बह जी, लगा दिया, तो इन सभी की जांच, निगरानी, सारी चीजें करना, वो कार्य किसका होगा? ATS का, एंटी टेररिज्म स्क्वाड। ठीक है, तो ये आप लिखेंगे क्या होगा सर जी? एंटी, हाँ, और ये पॉइंट बड़ा बेहतरीन है, एंटी टेररिज्म, एंटी टेररिज्म स्क्वाड, एंटी टेररिज्म, एक सेकेंड, टेररिज्म होगा, ये होगा एंटी टेररिज्म। ठीक है, और कर देना स्क्वाड, ये होगा एंटी टेररिज्म स्क्वाड। ये होगा आपका आतंकवाद, आतंकवाद निरोधक दास्ता, आतंकवाद निरोधक दास्ता, ये बनेगा। अब हमसे पूछा ATS की भैया जी स्थापना कब हुई? पहली बात, ये जो ATS है, इसकी स्थापना, यही तो पूछा जाता है सर जी, या गठन, ATS का गठन और इसका मुख्यालय, दोनों की दोनों पॉइंट आप सभी मुझे बता दो। एक तो गठन और एक इसका मुख्यालय। आज गठन जैसी बात आई तो 2007, और मुख्यालय मेरे साथी लखनऊ, ये आप कर देना। ठीक है, तो एंटी टेररिज्म स्क्वाड आतंकवाद निरोधक दस्ता हो जाता है। ठीक है, और सर गठन 2007 में, और इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में। आ रही है बात समझ में? किसी मेरे साथी को कोई डाउट है? नहीं जी, यहां तक तो कोई भी डाउट नहीं है। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ो तो सर जी STF। अब मुझे ये बताओ, STF स्पेशल टास्क फोर्स, ये भी आप बता देना, STF की स्थापना कब हुई? STF, हाँ सर, ये होगा आपका स्पेशल टास्क फोर्स। बताओ सर जी, ये भी तो क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है। स्पेशल टास्क फोर्स, अब हिंदी में भी यही होगा, स्पेशल टास्क फोर्स STF। लेकिन इसके गठन आप 4 मई 1998 कर देना भैया। इसका जो गठन है, इसका गठन 4 मई 1998। ठीक है, तो STF का गठन 4 मई 1900। इसका नेतृत्व अतिरिक्त महानिदेशक रैंक का अधिकारी। ठीक है, और नेतृत्व तो वैसे ना पूछा जाए ज्यादा, लेकिन गठन आपसे पूछा जाएगा। एक अभी पूछा गया था सर जी, UPSSF अभी बना है ये तो, हाँ सर, UPSSF ये CISF की तरह कार्य करता है। बोलेंगे तो सर उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, ये हो गया आपका उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जी सर, स्पेशल, स्पेशल ही है, उत्तर प्रदेश स्पेशल। ठीक है, स्पेशल बनेगा, और सिक्योरिटी फोर्स मतलब सिक्योरिटी, सिक्योरिटी फोर्स ही है, सही है, सिक्योरिटी फोर्स। चलो जी, UPSSF का फुल फॉर्म उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, आप एकदम राइट करेंगे। और दूसरी बात क्या है मेरे साथी? एक और बात, हाँ सर जी, एक और बात, उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल। ठीक है, कौन सा होगा? उत्तर प्रदेश, यू और कर देना भाई, हाँ ठीक है, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल, विशेष
सुरक्षा बल, ये सीआईएसएफ की तरह कार्य करता है। अब देखेंगे तो ये जो बल है आपको जैसे कि हम देखें यहाँ पर आपका मेट्रो स्टेशनों पर ये सभी लगे हुए हैं, ठीक है। तो स्पेशल की बात होगी सुरक्षा बल, सिक्योरिटी सुरक्षा बल हो। इसका गठन, यही तो क्वेश्चन आया था भैया जी, इसका गठन पूछ लिया परीक्षा में। तो 26 जनवरी 2020 को 26 जून 2020 को इसका गठन, ये क्वेश्चन आया था कि उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई या गठन कब हुआ। तो आप एकदम राइट कर देना सर जी, ये तुम्हारा 26 जून 2020 को हुआ था। ये पॉइंट एकदम करेक्ट है। अब इसी के साथ कल शायद उसमें भी चले गए होंगे, ठीक है ना, ये वाली फाइल चली गई थी, लेकिन मैं आपको बताऊं उत्तर प्रदेश की प्रमुख एनजीओ, उत्तर प्रदेश की प्रमुख एनजीओ से लखनऊ में होगा, ठीक है, लखनऊ में होगा तो मुख्यालय जो है। अब दूसरी बात ये है एनजीओ, आपने पढ़े भी होंगे भैया जी, एनजीओ है ये इनके लिए वर्क कर रहा है, ये इसके लिए वर्क कर रहा है। तो एक होगा मतलब गैर सरकारी संगठन होगा जिसका नाम होगा, ये एक गैर सरकारी संगठन जिसका नाम है फूड फॉर लाइफ। अब ये एनजीओ है फूड फूड फॉर लाइफ, जो कि वृंदावन, और वृंदावन हम देखें तो सर ये आपका बना मथुरा में। सर जी इसकी स्थापना 1991 में, और इसका जो कार्य होगा मथुरा की वृंदावन में मुफ्त भोजन का वितरण आज भी करता है, ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षित करना एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। जो ग्रामीण महिला हैं, ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षित करना, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना तथा वृक्षारोपण व जैविक खेती कराना इत्यादि महत्वपूर्ण कार्य करती है, ठीक है। मथुरा के वृंदावन में मुफ्त भोजन का वितरण, ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षित करना, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना तथा वृक्षारोपण व जैविक खेती कराना इत्यादि इसके महत्वपूर्ण कार्य होंगे जी, ठीक है। ये फूड फॉर लाइफ होगा। अगला एक और, ये सारे के सारे गैर सरकारी संगठन ही होंगे। जैन विकास समिति, ये भी वाराणसी में है। एक एनजीओ होगा सर जी, एक एनजीओ और होगा, एक एनजीओ और आपका होगा, और उस एनजीओ का नाम आपके सामने क्या, जन विकास समिति। इसकी स्थापना 1997 में, प्रमुख कार्य दूर दराज के ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों में, मतलब दूर दराज के ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों में विकलांग बच्चों और युवाओं के लिए पुनर्वास सेवाएं प्रदान करना। पुनर्वास मतलब रहने के लिए। एक जन विकास समिति गैर सरकारी संगठन है, मतलब सरकारी नहीं है, मतलब हम तुम बाल ने चलाया 1997 में। दूर दराज की ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों में जो विकलांग बच्चे एवं युवा हैं उनके लिए पुनर्वास मतलब रहने की सेवाएं प्रदान करना, ये होगा जी, ये एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन, एक और गैर सरकारी संगठन जिसका नाम है श्रमिक भारती, ये कहां चल रहा है, कानपुर में। ये और देखने हैं श्रमिक भारती, स्थापना 1986, प्रमुख कार्य श्रमिक भारती ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र के समुदाय के साथ काम करते हुए, मतलब जो श्रमिक भारती है ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र के समुदायों के साथ काम करते हुए विशेष रूप से गरीब महिलाओं, बच्चों एवं वंचितों के सशक्तिकरण के लिए काम करती है। श्रमिक भारती ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र के समुदाय के साथ काम करते हुए विशेष रूप से गरीब महिलाओं, बच्चों एवं वंचितों के सशक्तिकरण के लिए काम करती है। एक और गुड़िया इंडिया, ये आपका वाराणसी, बहुत इंपोर्टेंट है। 1993 में स्थापना, महिलाओं व बच्चों की तस्करी
महिला एवं बच्चों की जो तस्करी है, ठीक है, महिलाओं व बच्चों की तस्करी एवं यौन शोषण को समाप्त करना, एचआईवी एड्स के नाम पर यौन पर्यटन एवं भेदभाव को भी समाप्ति करना। एक गुड़िया इंडिया कहां चल रही है? वाराणसी। स्थापना 1993 में। ये भी एकदम राइट है। अगला, एक और हरितिका, ये बहुत इंपोर्टेंट है, गैर सरकारी संगठन हरितिका जो कि झांसी में, स्थापना 1994 में। प्रमुख कार्य बुंदेलखंड के पानी की कमी वाले, जो बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड के पानी की कमी वाले क्षेत्रों में हरित क्रांति लाना। बुंदेलखंड के पानी की जो कमी है उन क्षेत्रों में हरित क्रांति और जल संचयन, प्रबंधन, फसल अनुकूलन, मृदा संरक्षण, वनीकरण से संबंधित स्थायी परियोजनाओं पर तत्परता से काम किया गया है। एक और गैर सरकारी संगठन अभिनव जो कि मुजफ्फरनगर में है, स्वच्छता और पेयजल के संबंध में लोगों को जागरूकता प्रदान करना। ये भी आप करेंगे, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। जगरीत कह रहे हैं ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में एक्चुअल डिफरेंस क्या है? यहाँ क्या चल रहा है भैया? चल क्या रहा है यहाँ पे? इन्हें करो अभी, जब ग्राम सभा कल आएगी तो कल बताऊंगा। उत्तर प्रदेश की प्रमुख ई गवर्नेंस परियोजनाएं, एक और ये परियोजना भी बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि आया क्वेश्चन, ठीक है, ये आया हुआ क्वेश्चन है। अब क्या क्वेश्चन है? तो लोकवाणी 9 नवंबर 2004 को सीतापुर में प्रारंभ की गई और विशेषताएं, उद्देश्य जनता की शिकायतों की निगरानी करना तथा उनके समाधान के लिए ऑनलाइन सुविधा प्रदान करना। लोकवाणी जो है उत्तर प्रदेश की एक गवर्नेंस परियोजना है जो 9 नवंबर 2004 को उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद से शुरू की गई। जनता की शिकायत क्या है, उनकी निगरानी और उनके समाधान के लिए ऑनलाइन सुविधा प्रदान करना, ये था लोकवाणी, ठीक है। था सर जी लोकवाणी। चलो, एक है कोषवाणी, एक लोकवाणी, एक कोषवाणी। भैया जी वर्ष 2023 में शुरू किया गया। राज्य की वित्तीय लेन देन में पारदर्शिता लाना, इसके जो उद्देश्य होगा राज्य के वित्तीय लेन देन में पारदर्शिता लाना तथा सरकारी विभाग के कार्यरत सभी कर्मचारियों को उनकी मासिक व वार्षिक वेतन से संबंधित ऑनलाइन जानकारी प्रदान करना। जैसे कि तुम अब यूपी पुलिस में सेलेक्ट हो गए और जब यूपी पुलिस में सेलेक्ट हुए, अब आप 1 तारीख को देखेंगे भैया वेतन आया या नहीं आया। और जब रिटायर हुए तो आपकी जो पेंशन है उन सभी को, ठीक है, उन सभी को कहां देखेंगे? अब कोषवाणी जिसकी शुरुआत 2023 में राज्य की वित्तीय लेन देन में पारदर्शिता लाना, सरकारी विभाग में कार्यरत सभी कर्मचारियों को उनकी मासिक व वार्षिक वेतन से संबंधित ऑनलाइन जानकारी प्रदान करना। जन सुविधा केंद्र, एक और केंद्र मेरे साथी जिसका नाम होगा जन सुविधा केंद्र, एकदम करेक्ट कर देना है। और 10 जून 2009 को ये चला। जन सुविधा केंद्र आते हैं ना, जन सुविधा केंद्र पे कहां जा रहा है? जन सुविधा केंद्र पे। ये 10 जून 2009 को झांसी में स्टार्ट हुआ था। नवीनतम तकनीक का उपयोग करके सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश में शिकायत निवारण के लिए एकीकृत प्रणाली है। और जन सुविधा केंद्र पर आप आए जाति, डोमिसाइल, मूल निवास, कोई शिकायत ऑनलाइन, ये सारी की सारी आप कर देंगे, ठीक है। चलो जी, एक और दूसरी बात, सृष्टि, इसके माध्यम से प्रदेश की प्रशासनिक सीमाओं यथा जिला, तहसील, ब्लॉक, गांवों इत्यादि की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त होती है। ये भी एकदम राइट होगा। एक होता है ई सेवा, इलेक्ट्रॉनिक सेवा। ई सेवा इंटरनेट पर उपलब्ध ऑनलाइन सेवा है। ई सेवा जो है
इंटरनेट पर उपलब्ध एक ऑनलाइन सेवा है जिसके माध्यम से सरकार मनोरंजन, बैंकिंग एवं सार्वजनिक सेवाओं सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई लाभ प्रदान करती है। ठीक है, ऑप्शन आया कैसे? ये मेरे पास अभी डाउट लिखने का ऑप्शन आया, ऐसा क्यों सर? डाउट भाई मेरी समझ में नहीं आ रहा, कौन सा डाउट आ गया तुम्हारे पास? इनको लिखो और याद करो आस्था बहन जी, इनको लिखो और इन्हें, ठीक है ना, याद भी करना है आप सभी को, तभी तो बात जो है बनेगी। जब तक याद और ना करेंगे तो फिर तो दिक्कत है। ठीक है, चलूं भाई आगे, यदि आप सभी की परमिशन है, आज्ञा है तो चलूं। सारे याद करने हैं और क्या है अगला, लास्ट ये बस। ई सुविधा, इलेक्ट्रॉनिक सुविधा। ई सुविधा का उद्देश्य नागरिकों को विशिष्ट एवं जटिल सेवाओं को छोड़कर सरकारी कार्यालयों में जाने की आवश्यकता समाप्त कर दी। ठीक है, मतलब ई सुविधा का उद्देश्य नागरिकों को विशिष्ट एवं कोई जटिल सेवाओं को छोड़कर, कोई विशिष्ट और जटिल है, बाकी सरकारी कार्यालयों में जाने की आवश्यकता समाप्ति कर दी। ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध, जैसे बिजली बिल घर से कर दो, गृह कर, रेलवे टिकट आरक्षण, जल सीवर, सीवर परमिट, ये लाइसेंस, इन्हें आप घर से ही, घर बैठे, घर से मेरे साथी क्या घर बैठे कर देंगे। आ रही है बात समझ में ना? 2007 अध्ययन से 2008 एटीएस, बहुत बढ़िया, शाबाश, यही करते चलना है। इसके बाद मेरे भैया, ठीक है, रीना प्रजापति, सर ये कैसे याद होंगे, मत करो। 30-32 लाख फॉर्म डले, कोई ना कोई तो करेगा, जो करेगा वो वर्दी पाएगा। कोई कह थोड़ी मरा तुमसे करो भैया, और जिसे वर्दी की चाहत तो होगी वो ये ना पूछेगा कैसे करें, करने से पहले ही हार मान बैठे। बहुत बढ़िया, चलो जी, तो इन्हें करेंगे बढ़िया तरीके से और फिर मिलेंगे कल और बेहतरीन से सेशन के साथ क्योंकि याद करने का और लिखने का बहुत सारा पोर्शन है, तो इन सभी को करेंगे, कल करा दूंगा चुनाव वगैरह में। ठीक है, हाँ, इन्हें लिखना है, याद करना है, नोट्स बनाना है, पीडीएफ अभी पड़ जाएगी पूरी की पूरी। सभी बोलेंगे सर जी जय हिंद जय भारत।